जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो ईवीएस की ऐसी वीडियो जिसमें हम पूरे इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण का जो संपूर्ण निचोड़ है इस वीडियो में 77 क्वेश्चंस में खत्म करने वाले हैं। जो ईवीएस के 77 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी लेकर आते हैं, तो इस बार भी कहीं ना कहीं एग्जाम इस वीडियो से क्रैक होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़िएगा और बहुत शिद्दत के साथ चीजों को नोट करिए जो आपको नोट करने वाली हो। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भूपर्पटी, यानी भूपर्पटी का मतलब होता है जो अर्थ का क्रस्ट होता है, यानी जिस पर हम पपड़ी की बात करते हैं, जिस पर हम आवास स्थापित करते हैं, रहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो, जब तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन मारिएगा और जब धातु की बात करें यहां पर तो आप एल्यूमिनियम मारिएगा। ध्यान दीजिएगा, तत्व हमारा ऑक्सीजन लेकर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला जाता है, जब क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि पृथ्वी की क्रस्ट में नहीं, जबकि एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण क्या होता है, तो एक बार पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में, जबकि पृथ्वी में जो क्रस्ट होता है उसमें ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछे तो दूसरे नंबर पर आती है 20.95 के साथ साथ, यानी 21% के साथ। तीसरी सबसे बड़ी गैस है आर्गन, अक्रिय गैस 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को कि जब पर्यावरणीय संकट की बात करें तो हम कहते हैं कि एनवायरमेंट का आतंक, यानी पर्यावरण का आतंक माना जाता है, या तो वो जलकुंभी होगा या तो वो यूकेलिप्टिस होगा। मैंने अपनी क्लास में ऑलरेडी आपको बताया है, नए बच्चे समझ लें कि यूकेलिप्टिस को सफेदा नाम से भी जाना जाता है। यूकेलिप्टिस के साथ साथ आपने देखा होगा तालाबों में एक प्रकार की बेल पाई जाती है और पूरे तालाब में छाई होती है हरी हरी, वो जलकुंभी होती है, वो भी पर्यावरण के लिए आतंक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस जो नोबेल गैस है, यानी कौन सी ऐसी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में मैंने अभी आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें आर्गन गैस तो पाई जाती है 0.93% के साथ। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वायुमंडल में आर्गन का मात्रा कितना है, तो यहां पर 0.93% है, जो तीसरी सबसे बड़ी गैस अपना हिस्सा कवर करती है। हीलियम पाई जाती है, नियान पाई जाती है, जबकि यहां पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रेडान गैस आपको नहीं मिलेगी। रेडान इस क्वेश्चन का राइट आंसर लॉक किया जाए। अगला, ओजोन परत निम्नलिखित में किस मंडल में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। लास्ट में आपका स्कोर हमें जरूर बताना है और ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपका परिवार है। दोस्तों, ओजोन परत की जब भी बात करते हैं तो यह किस मंडल में पाया जाता है या पाई जाती है, तो यह स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि हिंदी में स्ट्रेटोस्फीयर लिखकर आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ओजोन परत की जब बात होती है तो ओजोन परत को मापने के लिए हम इकाई है जिसका डाप्सन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ, उसमें पूछा गया, आप ही के एग्जाम का पेपर है जो रद्द हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण किससे बनता है। इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो बताइएगा कि पर्यावरण जो बनता है वो किससे बनता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जैविक घटक से पर्यावरण, देखिएगा इन्वायरमेंट जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जैविक, एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। तो जैविक और अजैविक तो होंगे, साथ ही साथ भू आकृतिक घटक जो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाए। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में संबंधित, यानी किस परत से संबंधित होती हैं। मैंने आपको बताया है, अगर नहीं बताया है तो समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी प्लेस है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी अगर पृथ्वी है, तो वहां पर अगर हम ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी आपको परतें मिलेंगी। इसी दौरान अगर हम 0 से 18 किलोमीटर या 18 से 32 किलोमीटर के रेंज में जाते हैं तो मुझे एक परत मिलेगी जिसका नाम है, क्या है,
क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है कि यह मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जिसमें पानी बरसता है, ओले गिरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है। तो जब भी जलवायु परिवर्तन हो, मौसम परिवर्तन हो, तो वहां पर आप क्या मारेंगे? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी तंत्र। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन को बदला जाए, जब क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा बदला जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको स्टार बना के जरूर लिखिएगा। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से मेरी अपील रहेगी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जाएगा किसके साथ? क्षोभ मंडल के साथ। देखिएगा, अर्नेस्ट हैकल की बात आती है, एजी टांसले की जब भी बात आती है तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से उनको जोड़ते हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की, और इसी मंडल में सबसे ज्यादा आपको पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका मिलेगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। फिर ऊपर वाले मंडलों से मुझे क्या मतलब है? कहीं वायुयान उड़ रहे हैं, कहीं दोस्तों ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, कहीं रेडियो तरंगे हैं, कहीं उल्का गिर रहा है ना, वो तो ऊपर की बात है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जो आवरण है, इन्वायरमेंट, दोस्तों याद रखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह होता है, एक जत्था होता है, इसको कहा जाता है वायुमंडल। इसको वायुमंडल कहा जाता है। यार वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन भी होगी। भाई वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है 78%, 21% ऑक्सीजन भी है, 0.93% आर्गन भी है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये क्या है? ये दोस्तों आपके गैसेस का समूह है, और ये गैसेस का समूह ही तो वायुमंडल है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन ए है धारणीय विकास, ऑप्शन बी है वनो उन्मूलन, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण, ऑप्शन डी है कागज के थैले का प्रयोग। अब देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा से उसका संबंध नहीं है। कागज का थैला तो बिल्कुल सही है, पॉलीथीन गलत है। कागज का थैला मिट्टी में मिल जाएगा एक ना एक दिन। वृक्षारोपण करोगे तो ये तो पर्यावरण सुरक्षा होगी, जितना वृक्ष लगाओगे। धारणीय विकास सिंपल सी बात है, अवधारणा है पर्यावरण की। लेकिन वनो उन्मूलन का यहां पर आंसर लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वनो उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना। वनों को आप खत्म कर रहे हैं, तो मतलब ये पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं होगी। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला, अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला प्रश्न। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियां, खनिज, या फिर बस्तियां? मेरे लाल याद रखिएगा, 10 नंबर का जो आंसर जाएगा वो बस्तियों के साथ जाएगा, क्योंकि बस्तियां कहीं ना कहीं ये भौतिक इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। खनिज, मिट्टियां, भूमि ये नेचुरल प्रोसेस है। बस्तियों को हम देखें अगर, तो ये हमारा प्रोसेस है, कृत्रिम प्रोसेस है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रोसेस। अगला, रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो हर शेरनी के लिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्षोभ मंडल, तो दोस्तों वहां पर होगा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। आयन मंडल, तो वहां पर होगा क्या होगा? वहां पर होगा आपका, जल्दी से बताएंगे, रेडियो तरंगे, है ना, रेडियो तरंगे। आयन मंडल, रेडियो तरंगे। 11 का सी। बहिर्मंडल क्या होता है? बहिर्मंडल में जो सैटेलाइट होते हैं, लाइव सैटेलाइट लगाए जाते हैं। और मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड का नष्ट होना। उल्का पिंड इसी में गिरकर नष्ट होता है, इसलिए हमारा रेडियो तरंगों के लिए ऑप्शन सी जाएगा। 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? पढ़िएगा, बहुत आसान है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जो इकोलॉजी है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। इकोलॉजी निम्नलिखित के बीच किसके बीच का स्टडी है, किसके बीच का अध्ययन है? तो मेरे लाल याद रखिएगा कि यह जीव और वातावरण के बीच में ही एक रिलेशन बनता है। हम ये पूछते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जीव और वातावरण के परस्पर अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वहां पर ऑप्शन में पारिस्थितिकी उल्टा पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। जीव और वातावरण के बीच में जो अटूट रिलेशन होता है, बॉन्ड होता है, उसे इकोलॉजी कहा जाता है। और जीव और वातावरण, इस क्वेश्चन का आंसर उल्टी और सीधी तरीके से नोट कर लें। अगला, जब इकोलॉजी हो तो अर्नेस्ट हैकल,
जब इकोलॉजी सिस्टम हो यानी पारिस्थितिकी तंत्र को सिस्टम यानी तंत्र एक सिस्टम है, और इकोलॉजी सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो टांसले। याद रखिएगा कि टांसले आएंगे सिस्टम के साथ, तंत्र के साथ, और पारिस्थितिकी के साथ आएंगे अर्नेस्ट हैकल आएंगे, इसलिए याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? बहुत उम्दा प्रश्न है, एक एक से जबरदस्त क्वेश्चन। आपको पर्यावरण दिवस से भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जितने भी दिवस इंपॉर्टेंट हैं 2-3 हमने इस वीडियो में कराए जो आने वाले एग्जाम में होंगे। और देखिए कितने जबरदस्त, रामसर भूमि से लिए हैं, आर्द्र भूमि से लिए हैं, जैव विविधता से लिए हैं, देखिए मजा आने वाला है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो यहां पर देखिए बंद तंत्र होता है, यही गलत हो जाएगा, आंसर सटीक बैठेगा। बंद तंत्र एक निगेटिव सेंस है भैया, एक तो खुला तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, रामसर सम्मेलन संबंधित था। 15 नंबर, रामसर सम्मेलन संबंधित था। तो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा कि एक तो 2 फरवरी आपको डेट याद रखनी है कि वेटलैंड डे आर्द्र दिवस मनाया जाता है हर साल, और स्थान था दोस्तों ईरान था, राजधानी इसकी तेहरान है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के लिए जाना जाता है, इसलिए आर्द्र भूमि का जो ऑप्शन सी है ना, ये सबसे बेस्ट जाएगा। ईरान के शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण पर बैठक हुई और 2 फरवरी तारीख थी, इसलिए 2 फरवरी को हम यह दिवस हर साल मनाते हैं। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जलमंडल है या जीवोम है, जैव मंडल है, या फिर यहां पर स्थल मंडल होगा? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ? देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, नए बच्चे हैं समझ लीजिएगा कि जो आपका ये वाला इलाका है, ये तीनों का इलाका, तीनों का मतलब है कि ये वाटर है, ये अर्थ है यानी जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल एयर। तो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का जो कॉमन रूप है, इसी में मनुष्य रहता है, यानी किसी दो से या किसी एक से काम नहीं हो सकता। यानी मनुष्य को अगर केवल आप हवा दे दो सांस लेने के लिए तो वो पानी से मर जाएगा, और अगर पानी दे दी, हवा दे दी तो वो वाटर से मर जाएगा। तो तीनों चीजों के मिलान से जो बनता है ना, वो मनुष्य यहां पर जैव मंडल का निर्माण करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन डी जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जरा बताइएगा, आंसर कीजिएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, लॉक किया जाए। चलिए बताइए। बहुत अच्छे, हाँ जी। देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा स्वयं बनाया जाता है। मनुष्य के द्वारा जो स्वयं बनाया जाएगा वो धान का खेती हो सकता है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि बीज को बोएगा और उसमें फसल उगाएगा। तो ये किसने किया? ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये क्या है? यह एक आपका कृत्रिम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 18, तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्या है? तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा कि किस दिन तंबाकू मुक्ति दिवस को हम यहां पर लॉक करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम 21 मार्च को देखते हैं तो वानिकी दिवस मुझे याद आ जाती है, 5 जून को देखते हैं तो दोस्तों मुझे याद आ जाता है पर्यावरण दिवस, और 31 मई को देखते हैं तो ये आपका टोबैको डे है, एंटी टोबैको डे। तो 31 मई को जो है हम हर साल तंबाकू मुक्ति दिवस मनाते हैं, और यहां पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब चाहिए आपसे। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? 2 भिन्न समुदाय का मतलब है कि एक है जलमंडल या एक है स्थल मंडल, और एक है आपका स्थल मंडल यहाँ पर, और इसके बीच का क्षेत्र, या यह घास है यह मैदानी क्षेत्र है, तो इसके बीच का क्षेत्र क्या है? इसी के बीच का जो क्षेत्र होता है यही इकोटोन कहलाता है। याद रखिए, इकोटोन वो क्षेत्र होता है जिसको हम संक्रांति क्षेत्र कहते हैं, जहां पर 2 इलाके मिलते हैं, 2 भिन्न भिन्न समुदायों की चीजें मिलती हैं। जैसे ये घास, ग्रासलैंड है, ये घास का क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है ना? तो ये आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? जब क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बस ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है। जब पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए कि विश्व का सबसे विशाल, अब कभी कभी तालाब दे देता है, कभी कभी समुद्र दे देता है, तो जब तालाब होगा तो तालाब मारेंगे, समुद्र होगा समुद्र मारेंगे, समुद्र तालाब दोनों होगा तो जो सबसे बड़ा होगा, यानी जो सबसे बड़ा इलाका घेरेगा, तो समुद्र सबसे ज्यादा एरिया घेरेगा तो समुद्र मारेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अच्छा, ये दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, कभी कभी तालाब डाल देगा तो तालाब डाल देगा तो समुद्र नहीं डालेगा, तब वहां पर तालाब मार देना है ना, पानी का सबसे बड़ा एरिया आपको मारना है, यह बात दिमाग में फीड कर लेना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? याद भी करवा देते हैं ट्रिक से कि आप पर्यावरण के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व में जो वर्ल्ड में आप हेल्थ डे मनाते हैं तो वो मनाते हैं आप 7 अप्रैल को मनाते हैं। स्वास्थ्य का मतलब है कि आप सप्ताह के सातों दिन हमेशा स्वस्थ रहें। 7 से स्वस्थ और 7 से सप्ताह और 7 से स्वस्थ 7 से सप्ताह। याद हो गया? सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, स्थल वायु एक, जो स्थल वायु का मतलब है जो आपकी वायु है ना, एनवायरमेंट में जो हम एक सांस लेते हैं, वायुमंडल में जो गैस है, ये वायु है ना, ये वायु क्या है? वायु एक क्या है बताइए? एक मिश्रण है दोस्तों, तत्व नहीं है। एक क्या है? एक मिश्रण। ऑक्सीजन एक तत्व है, आर्गन एक तत्व है, लेकिन जब ऑक्सीजन, आर्गन, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी मिलते हैं तो यहां पर एक चीज बनाते हैं भैया, वायुमंडल बनाते हैं, जिसको वायु कहा जाता है। तो ये क्या है? एक मिश्रण है जिसमें सभी चीजें विद्यमान है ना। अगला, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो देखिएगा, वातावरण में सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पर 21% के साथ लगभग, और तीसरे नंबर पर आती है, थर्ड नंबर पर आती है भैया आर्गन, आती है 0.9, और फोर्थ नंबर पर आती है दोस्तों यहां पर 0.3% के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर नाइट्रोजन हो जाएगा। इसी बात पर चैनल पर पहली बार जो बच्चे हैं तो नीचे कमेंट करें। पुराने बच्चों को बहुत मैं जानता हूं, उनके दिलों से वाकिफ हूं, हर शेरनी के दिलों से वाकिफ हूं कि आप किस तरीके से चीज़ों को चाहते हैं और कौन सा आपका लेवल हो चुका है, मुझे पता है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि आपका लेवल देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। कुछ चीज़ें गलतियां आज भी हो रही हैं तो उन पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, सर्वशक्तिमान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, जो नए बच्चे उनसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर फीडबैक जरूर डालें कमेंट बॉक्स में कि कैसा है ये वीडियो। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? 24 नंबर और 25 नंबर खाद्य श्रृंखला से है, फूड चेन से। मैंने कोई भी चैप्टर बचा के नहीं रखा है, सारे चैप्टर लिए हैं ईवीएस में। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ। क्यों? घास, मछली, बकरा। ये मछली और बकरा कहीं ना कहीं एक बनता नहीं है भाई। देखिए, घास, अगर मान लो मछली जो है घास को खाती है तो बकरा क्या मछली को खा लेगा? नहीं। अगर बकरा जो है कौवा को खाता है तो कौवा के जो है हाथ क्या कौवा को खा लेगा? या कौवा बकरा को खाता है तो हाथ क्या कौवा को खा लेगा? नहीं। गेहूं अगर घास को खाती है, क्या आम गेहूं को खा लेगा? नहीं। तो फूड चेन दोस्तों वो है, जैसे यहां पर देखिए, बकरा घास को खाएगा, आदमी बकरा को खा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये फूड चेन है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। जो कहीं ना कहीं एक उच्च ट्रायंगल पर होता है, सर्वाधिक एनर्जी प्राप्त करता है, इसलिए मुझे क्रम से लगाना होता है। जैसे फूड चेन में मानव क्या है, हम क्या हैं, आप क्या हैं, ये बताओ जल्दी से। तो मनुष्य दोस्तों एक क्या है? एक प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। केवल प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो उत्पादक को खाता है। जैसे मनुष्य अगर शाकाहारी है तो चलो हम कह सकते हैं, क्या सभी मनुष्य शाकाहारी होते हैं? नहीं, वो तो मेढक से लेकर सब कुछ खा जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है, केवल नहीं हो सकता। मनुष्य सब कुछ खा लेगा, हाथी तक खा लेगा। द्वितीयक उपभोक्ता नहीं, प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सेम, और ऑप्शन डी धान। यह क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, तो स्टार बना के फटाफट लिख लीजिएगा। कौन कौन से होते हैं? चना है, मटर है, सेम है, ये बिल्कुल होते हैं। और ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर है धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। 27 नंबर देखिएगा कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कमेंट किया जाए मात्र 5 सेकंड के अंदर।
तो सौर विकिरण का मतलब क्या समझते हो? ध्यान दीजिएगा, जो सनलाइट आपके अर्थ पर आती है, पृथ्वी पर आती है, सूर्य की किरणों के द्वारा जो हमें रोशनी प्राप्त होती है, जो पृथ्वी पर आती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एक सौर विकिरण है। सौर विकिरण एक ऐसा पॉइंट है जो जल चक्र में निहित होती है, क्योंकि जब पृथ्वी पर पानी होता है, इसी में क्या होता है, इसी में इस तरीके का बॉन्ड होता है कि यह एब्जॉर्ब करके फिर बादल बनाता है, और फिर क्या होता है, पानी बरसता है, फिर यह विकिरण बादल बनता है, और फिर कहीं ना कहीं पानी बरसता है। तो ये जल चक्र में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर से आपको मैं एक पूरी डिटेल दे देता हूं। इसमें से एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो फटाफट 5 से 7 पॉइंट, 7 से 8 पॉइंट, 8 से 10 पॉइंट लिख लीजिएगा स्टार बना के। पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर स्टार बना के कुछ चीजें लिखा देता हूं। निम्नलिखित में किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के घास के मैदान हैं, अफ्रीका में किस प्रकार के घास के मैदान हैं, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में। तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दक्षिण अमेरिका, लानोस के साथ। क्यों? तो समझिएगा, देखिए मैंने आपको दक्षिण अमेरिका लानोस बताया है, इसको नोट करिए फटाफट, या वेनेजुएला मिलेगा तो वेनेजुएला मारिए। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है, और एक डाउन्स पूछा जाता है। ये पूछे जाते हैं 3, 2, 5, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। पहला देखिए क्या है, प्रेरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी, प्रेरी उत्तरी, री आ रहा है, री आ रहा है, ये तो याद हो जाएगा। पंपास दक्षिण अमेरिका में और लानोस दक्षिण अमेरिका में, एक साथ याद कर लो। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका है, बेल्ड हमेशा दक्षिण अफ्रीका है ना। तो जो दक्षिण अफ्रीका का एक कोई बॉलर याद कर लो, मेरे को नहीं पता है, शायद डेल स्टेन कहाँ का है, आप जरा ध्यान लगाओ। कोई भी आप बॉलर पकड़ लो क्रिकेट का, तो दक्षिण अफ्रीका का बॉलर क्या है, बोल्ड मार देता था, अफ्रीका का बॉलर बोल्ड मार देता है। आप याद कर लो, मेरे को पता नहीं कि कहाँ का है, ठीक है ना। हंगरी में पुस्ताज जो है घास के मैदान है, टैगा यूरोप और एशिया साइबेरिया, सेरेडो ब्राजील, स्टेपी मध्य एशिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया का मतलब है यूरोप और एशिया, ठीक है। लानोस वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका, कैंटेबरी जो है न्यूजीलैंड में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बार पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में किसमें अत्यधिक जाति विविधता पाई जाती है? जाति विविधता का मतलब समझते हो, जैव विविधता क्षेत्र। और जैव विविधता क्षेत्र दोस्तों आपके वहीं पर पाई जाएगी जहां पर वन सबसे ज्यादा होंगे, खुशहाल पशु पक्षी होंगे, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करते हैं, हम नहीं चाहते अगली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये गलत हो। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? साइन बोर्ड, विज्ञान, अखबार, भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्यों हो जाएगा? इसका मतलब है कि भाषा प्रयोगशाला में बिखरी नहीं मिलेगी। क्या भाषा प्रयोगशाला में बिखरी नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगी, क्योंकि यही तो कथन नहीं लागू होता है। यहां पर तो बिल्कुल शुद्धता आपको मिलने वाली, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। नेशनल डॉल्फिन डे, ये गलत हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। 31 नंबर तो एनवायरमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन है। नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, तो क्वेश्चन को गलत करेंगे तभी क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा, समझ लीजिएगा। नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, तो यहां पर नेशनल कर लीजिएगा। नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, तो बिहार से संचालित हुआ यह डे, जिसको डॉल्फिन डे मनाया गया, यानी डॉल्फिन डे कहा गया, क्योंकि डॉल्फिन सेंटर कहां पर है? बिहार में है। और डॉल्फिन डे मनाया जाता है दोस्तों आपके 5 अक्टूबर को हर साल, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है अभी बताया मैंने। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल है जिसका नाम है रेंडियर, वो किस बायोम का जंतु है? लॉक किया जाए। हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो, वरना वीडियो कंसंट्रेशन के साथ ऐसा क्रैक करना, एग्जाम को ऐसा क्रैक करना जिससे एग्जाम दोबारा देने की नौबत ना आए। आप सभी के साथ हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो यह है टुंड्रा बायोम का जंतु है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो सबसे ज्यादा बर्फीला इलाका होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। हम वीडियो के आधे सिरे पर पहुंच चुके हैं। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सघन वन दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, और इस क्वेश्चन को 33 नंबर का आपने ये क्वेश्चन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दिया है। यह क्वेश्चन
ओवर कॉन्फिडेंस में आपने गलत कर दिया है। अब अगर दूसरा आंसर सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, मन में सोच रहे हैं तो भी आप गलत हो चुके हैं। समझिए, जब आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि घने वन, घने या सघन वन, तो वहां पर आप अरुणाचल प्रदेश मारिए। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो वहां पर आप मध्य प्रदेश में, जब क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे ज्यादा वन, लेकिन वनों में सघन वन जिसमें बहुत घना इलाका हो वो है अरुणाचल प्रदेश। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर वन कहां पर है, किस राज्य में है, तो है वो मिजोरम में। एरिया और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता कि सबसे ज्यादा भारत में वन कहां पर पाए जाते हैं, तो वह मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा सघन तब अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर तो मिजोरम। अगला, विषुवत वर्षा वन यानी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? लानोस, कैंपोस, ग्रीन चाको या सेल्वोस। तो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बताया है वनों के बारे में, तो सेल्वोस को आप याद कर लीजिएगा। विषुवत वर्षा वनों के क्षेत्र को सेल्वोस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। डी को लॉक किया जाए, स्टार बनाइए, फटाफट लिखिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यानी विषुवत वर्षा वन डैश सेल्वास। ठीक है, चले आगे। अगला, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं। एबोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्षों से क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का हिस्सा है और एनवायरमेंट में टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा 35 नंबर का जो आंसर है वो आंसर जाएगा किसके साथ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उसमें एबोनी और महोगनी वृक्ष, क्योंकि क्वेश्चन यह है 2015 और 16 में बहुत पूछा गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबोनी और महोगनी एक ही लगभग एक ही सेम साउंड है। क्वेश्चन है 36 नंबर, ये भी याद कर लो फटाफट। गलत हो रहे हैं होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साल, सागौन और शीशम, साल, सागौन और शीशम किस बायोम के क्षेत्र हैं? तो साल पूछे, सागौन पूछे, शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, साल की लकड़ी, तो ये है दोस्तों आपके मानसूनी बायोम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तुरंत 35 और 36 नोट किया जाए, 35 36 नोट किया जाए मिलॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये शायद मैं बता चुका हूं, 37 नंबर। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो रेंडियर है आपका टुंड्रा बायोम का जंतु है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? सूर्य के द्वारा आने वाली किरणें, जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप में होती हैं, ये सन है, इसके द्वारा जो आने वाली किरणें हैं, हानिकारक रेज हैं, वो पृथ्वी पर एक्चुअल में वायुमंडल के द्वारा रोक ली जाती है। पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन वायुमंडल में फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। तो इस कारण पृथ्वी पर जो आया हुआ विकिरण है जो वापस नहीं जा पाता, इसलिए ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग इसको नाम दिया जाता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, जिसमें CO2 का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पानी के जल में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से फ्लूरोसिस बीमारी होती है? पानी यानी पीने के जल में, माफी चाहेंगे, पानी का जल पानी का जल तो होता ही नहीं है यार, पानी खुद ही एक जल है। पीने के जल में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से फ्लूरोसिस बीमारी होती है, डिजीज होती है? तो फ्लूरोसिस एक डिजीज है, यह एक्चुअल में फ्लोराइड का हिस्सा है। यह एक्चुअल में फ्लोराइड का हिस्सा है, क्योंकि फ्लूरोसिस और नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्लोराइड जहां पर हम कैडियम को हम पारा से जोड़ते हैं क्या, जहां हम देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 40 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी का वह स्तर जहां जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, पृथ्वी का वह स्तर जहां जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, तो मैं ये कह सकता हूं, क्या ऑप्शन ए होगा स्थल मंडल, क्या ऑप्शन बी होगा जल मंडल, क्या ऑप्शन सी होगा वायुमंडल? अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक फिगर से समझाया था कि मनुष्य को केवल एक चीज दे दी जाए और कहा जाए बेटा तुमको हम केवल जल देते हैं और बाद बाकी हवा और आपको रहने के लिए स्थल नहीं देंगे, तो क्या जी पाएगा? नहीं। अगर कह दिया जाएगा जल देंगे केवल और वायु भी देंगे, यानी जल भी देंगे और वायु भी देंगे, रहने के लिए स्थान नहीं देंगे, तो क्या जी पाएगा? नहीं, मर जाएगा। तो इसलिए स्थल, जल और वायु तीनों होने चाहिए, और इन तीनों को ही कहा जाता है जैव मंडल कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया है? 1975 में किया गया है, 1962 में किया गया है,
1960 में किया गया है, 1972 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित जो किया गया है दोस्तों, वो आंसर 1972 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ 70 की दशक में हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपके 22 मई को। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर नहीं बताया है तो आप नोट कर लीजिएगा नए बच्चे। 22 मार्च, 22 अप्रैल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, और 22 मई, एक एक महीना जुड़ा हुआ है, सब में एक एक महीने का फर्क है। तो 22 अप्रैल, मार्च में क्या है, जल दिवस मनाया जाता है क्या? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है क्या? कमेंट कीजिएगा, उल्टा लिख जाए तो माफी चाहूंगा। और 22 मार्च को मई को क्या मनाते हैं, यहाँ पर मई कर लीजिएगा क्योंकि इधर भी यम बना हुआ है, और यह है जैव विविधता दिवस। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि जैव विविधता दिवस कब हो जाएगा? 22 मई को हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जल दिवस जो होता है हमारा, वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता की जब बात हुई है तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो ये भी जान लो। सर्वाधिक जैव विविधता एक्चुअल में पाई जाती है, आपको हमने बताया कि जहां पर सबसे ज्यादा पशु पक्षी खुशहाल होंगे और सबसे ज्यादा जहां पर चीजें विद्यमान होंगी, वन होंगे, तो वहां पर सबसे बढ़िया आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बरसात बहुत अच्छी होती है। 44 नंबर आजकल स्टेटमेंट में भी पूछे जा रहे हैं, तो जरा हम एक बार नजर मारते हैं कि आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो याद रखिएगा कि जैव विविधता के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि भूमंडलीय तापन कहीं ना कहीं संकट हो सकता है जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। प्राकृतिक आवास का विखंडन, प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस जो है ईश्वर के द्वारा, वो अगर टूट रही है तो ये भी होगा। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ये भी होगा। लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन दोगे तो ये नहीं होगा। तो मतलब हम 1, 2, 3 को लेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यही संकट होंगे, ये थोड़ी ना हो जाएगा। शाकाहार को प्रोत्साहन देंगे तो ये इन्वायरमेंट पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो और अच्छा होगा। हमसे संकट पूछा था। जैव विविधता से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो मेरे लाल याद रखो कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। वॉल्टर जी रोसेन इनका नाम है, सबसे पहले प्रयोग करने वाले। और 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विषुवती रेखा 0 डिग्री पर, और भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों कहां पर? केरल में। ठीक है, अगला, जैव विविधता से एक और क्वेश्चन लेता हूं कि बायोडायवर्सिटी निम्नलिखित में निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? जलवायु होगी बढ़िया तभी पानी बरसेगा, तापमान होगा तभी पानी बरसेगा, आर्द्रता होगी तभी पानी बरसेगा, मौसम अच्छा रहेगा और चीजें बिल्कुल विद्यमान होगी। जलवायु, तापमान, आर्द्रता अच्छी होगी, सामान्य होगी, तभी वनों का निकलना होगा। वन कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर लॉक हो जाएगा। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए दोस्तों कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यह लॉक किया जाए। तो देखिए, मैंग्रोव वनों के लिए जो स्थान है वो है आपका सुंदरवन, और सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है वो है आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। ये शांति घाटी कहां पर है? तो ये शांति घाटी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो केरल में है। काजीरंगा कहां पर है? एक सींग वाले गैंडे के लिए असम में है। सुंदरवन कहां पर है? सुंदरवन है आपके पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ जी, और हिमालय का तराई क्षेत्र आप जानते हो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट किसे माना जाता है, एक बार कमेंट कीजिएगा। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट में आपको फिगर से समझा देता हूं। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है वो आपका है, ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक है ना, ये पूर्वी घाट है, और ये है आपका पश्चिमी घाट। जैव विविधता अभी मैंने फिगर से बताया था कि केरल में सबसे ज्यादा है, तो ये केरल वाला पार्ट कौन सा है? पश्चिमी घाट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी वो हिमालय का पश्चिमी घाट दे देता है ऑप्शन में, तब गलत हो जाता है। सुंदरबन और चेरापूंजी बच्चे ज्यादातर चेरापूंजी या मानस राम जो है लगाते हैं, मानस राम ज्यादा लगाते हैं, तो वहां पर आपको नहीं लगाना है। जैव विविधता सबसे ज्यादा जब है केरल में, शांति घाटी है, तो वो देखो ना कहां पर है, तो वो है पश्चिमी घाट इलाके में। अगला,
कीटभक्षी पादप यानी नेफेंथिस पौधा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई जो पिचर प्लांट हुआ, घटपर्णी हुआ, नेफेंथिस हुआ, ये तो एक ही प्लांट है। लेकिन कीटभक्षी का मतलब होता है जो पेड़ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कीड़े मकोड़े चूहे को, मेंढक को दबा के खा जाते हैं। ये किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े को खाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह इसलिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जिससे अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर पाए। नाइट्रोजन इनके अंदर बड़ा कम होता है, इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और उस पौधे का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मेघालय क्षेत्र में नेफेंथिस पाया जाता है, जिसको पिचर प्लांट या घटपर्णी के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, पढ़ा भी होगा आपने। अगला, ध्रुव तारा कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप रात्रि में लेटते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें सबसे ज्यादा चमकता हुआ एक तारा होगा। और गर्मियों में आपने देखा होगा कि चमकने वाला जो तारा होता है वो कहीं ना कहीं उत्तर दिशा में निकलता है। उत्तर दिशा का आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, लॉक किया जाए। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब हुआ था? मैंने इस क्वेश्चन को नहीं कराया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है दूसरा, जिसमें 1972 क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। इसमें मैं पूछ रहा हूं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपको बताना है, कमेंट करना है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। 41 नंबर मैंने आपसे कुछ और पूछा था, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर वही होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जब पूछे तो आप ये मारिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। और जब टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 जाएगा। अगला, चूने का पत्थर, ध्यान दीजिए, चूने का पत्थर कौन सी सेल है? 52 नंबर और 53-54 नंबर में मैंने सेल से लिया है कि चूने का पत्थर कौन सी सेल है। तो चूने का पत्थर जो है ना, ये आपका क्या जाएगा, यह आपका चला जाएगा अवसादी के साथ। या किसके साथ चला जाएगा? 52 नंबर अवसादी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चूने का पत्थर इसलिए अवसादी है क्योंकि इनमें परतें होती हैं। परतें होती हैं क्यों? क्योंकि यह नदियों के द्वारा जो चट्टानें बहाकर लाई जाती हैं, तो यह पुरानी कांप, नई कांप मिट्टी कहीं ना कहीं परतों के रूप में होती, इन्हीं के परतों में चूने का निर्माण होता है। और अगर पूछा जाए कि अवसादी सेल कैसे निर्मित होती हैं, तो नदियों के बहाव के कारण, अवसादों के द्वारा। एक 53 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 कह रहा है कि जिन सेलों का निर्माण पिघले अर्थात यानी पिघले पदार्थ अर्थात लावा के जमने से होता है, तो मेरे लाल कि अगर पिघले हुए लावा से होगा तो वो सेलें आग्नेय सेलें कहलाएंगी, क्योंकि आग्नेय से निकलता है आग और आग से बनता है दोस्तों लावा। तो यह याद हो जाएगा, बहुत आसान है। और याद रखिएगा कि आग्नेय सेले में कोई भी परत नहीं होती है, यही अवसादी से इनको अलग करता है। आग्नेय सेल में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहां पर लावा होता है, एक मैग्मा होता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर निर्मित होता है और लावा पृथ्वी के बाहर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो सियाल सीमा निफे। ध्यान दीजिएगा, सियाल सीमा निफे, एक सियाल है ऊपरी परत, सीमा है बीच की परत, क्या कमेंट किया जाए, और निफे है दोस्तों यहां की परत। निफे में निकिल और फेरस होता है। निकिल और फेरस का मतलब लोहा। यहां पर सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका नाम हुआ है सीमा। सिलिका सी और मैग्नीशियम, निकिल और फेरस, और सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल सी और आल का मतलब एल्यूमिनियम, इसलिए आप निफे मारेंगे। याद रखिए, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। इसलिए पृथ्वी को जो क्रस्ट होती है ना, पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है ये इस तरीके से निर्मित होती है। यहां पर ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, सियाल सीमा निफे। अगला, ऊर्जा पिरामिड होता है, कैसा होता है ऊर्जा पिरामिड, जरा बताइएगा। ऊर्जा जो पिरामिड होता है ना, ये दोस्तों कैसा होता है? यह आपका एक्चुअल में सीधा होता है, कभी भी उल्टा मत मारिए। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, जो सीधा लॉक करेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा घुमा के पूछा गया है, पेडागोजी कॉन्सेप्ट में डाल देता है। ऑप्शन ए जाएगा। अगला, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश सनलाइट, परमाणु ऊर्जा, या फिर भोजन। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है आपका सूर्य का प्रकाश।
परितंत्र में ऊर्जा का जो एनर्जी का स्रोत होगा वो भैया सनलाइट ही तो होगा, सनलाइट ही तो होगा, तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा पाई जाती है? वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा पाई जाती है? तो मैं कहूंगा कि वायुमंडल की वो परत जिसमें वायुयान उड़ाया जाएगा, तो समान टेम्परेचर अगर उसका होगा, समान ताप होगा अगर उसका, तभी वायुयान उड़ेगा, नहीं तो उड़ नहीं पाएगा, क्रैश हो जाएगा। इक्वल टेम्परेचर, समान टेम्परेचर होगा, तो समान टेम्परेचर का मतलब समान मतलब सम, और ताप मतलब समताप मंडल। अगला, वायुमंडल में जलवाष्प कहां से पहुंचती है? जलवाष्प आपने देखी होगी, तैरते हुए बादल को क्षेत्र को देखा होगा। और दोस्तों अगर मैं 58 नंबर की बात करता हूं, तो जलवाष्प नदियों और झीलों से पहुंचेगी क्या, बर्फ से पहुंचेगी क्या, पर्यावरण से पहुंचेगी क्या, या स्थल मंडल से पहुंचेगी? तो वायुमंडल में जलवाष्प जो होती है ये हमेशा नदी और झीलों से पहुंचेगी, क्योंकि जहां पर जल विद्यमान होगा उसी से वाष्प बनकर ऊपर आएगी। सिंपल सी बात है, जहां पर जल विद्यमान होगा उसी से ये वाष्प बनकर आएगी, तो ये नदियों और झीलों से ही कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है यार, समझो इस चीज को, जल प्लस वाष्प, और जल वाष्प होती है नदियों और झीलों में सबसे ज्यादा। अगला, जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं, 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? भैया अगर कोई जंतु है वो दूसरे जंतु को खा लेगा, वो शाकाहारी होगा या मांसाहारी? तो वो होगा मांसाहारी। सिंपल सी बात है कि भाई अगर पौधे को खाता तो वो शाकाहारी हो जाता, इसलिए दूसरे को खाएगा तो वो मांसाहारी हो जाएगा। क्या मांसाहारी होगा या नहीं होगा? केवल मुझे इतना बताएं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? जब पर्यावरण में तत्वों का चक्रीकरण हो जाए, एक सर्किल वाइज चीजें चले, एक रोटेशन में चीजें चले कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो बताइए क्या होगा? तो उसको हम रासायनिक चक्र कहेंगे। क्या? जैव भूगर्भिक रासायनिक चक्र यानी केमिकल प्रोसेस, जैविक चक्र कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और भूगर्भीय चक्र कहेंगे दोस्तों। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र। जो इन्वायरमेंट में सारी चीजें विद्यमान होती हैं, पृथ्वी से लेकर पूरा एटमॉस्फेयर, वही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में लॉक किया जाएगा। तो ऊब तो गए होंगे इस क्लास से, कौन कौन ऐसा बच्चा है कि जो ऊब गया होगा कि भैया देखिए क्वेश्चन को यार देखो करो तो अच्छे करो, क्योंकि ईवीएस ही कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला एक पार्ट बनता है, जो एग्जामिनर बहुत सूझबूझ के साथ बनाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस बार गुरुजी वर्ल्ड स्टूडेंट जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, जितनी भी ग्रेडियां, कम से कम टॉप लेवल तक हमारे परिवार का हर सदस्य एक टॉप लेवल तक स्कोर करके आए। मजा आने वाला है। आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या होता है यार? मनुष्य एक उपभोक्ता होता है। अपघटक तो भाई क्या होते हैं? अपघटक जीवाणु होते हैं, है ना, इस तरीके से देखा जाता है। बैक्टीरियल प्रोसेस में आप कहा जाता है। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जहां पर हम उत्पाद की बात करते हैं, जहां पर हम पेड़ पौधे उत्पाद होते हैं, उत्पादक की बात करेंगे। जो खाएगा उनको वो उपभोक्ता कहलाएगा। तो आहार श्रृंखला में मनुष्य जो होता है वो उपभोक्ता होता है, वो फिर चाहे द्वितीयक हो चाहे प्राथमिक हो, इसलिए सी जाएगा। ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? 62। हम वीडियो के अंतिम छोर पर हैं दोस्तों, याद रहे आप सभी को बता दें 77 क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन, और ये वीडियो 5 मिनट में खत्म होने वाली है। लास्ट के बहुत उम्दा प्रश्न आपके सामने मैं रखने वाला हूं। ओजोन दिवस किस दिन मनाते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 16 सितंबर के साथ सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाटा रोग होता है? मिनीमाटा रोग एक बीमारी और वो होती है जल के पॉल्यूशन से। जब जल हमारा पॉल्यूट हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये दोस्तों आपका होता है, बताइए फटाफट, मिनीमाटा रोग किससे होगा? हाँ जी, मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? स्क्रीन पर आपके लिए सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस हैं, आप बताएं तभी आंसर मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसका मतलब होता है पारा। पारा दोस्तों होता है जो आप मर्क्यूरिक क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और मर्क्यूरिक क्लोराइड का मतलब आप सभी समझते होंगे यह पानी से होता है, और यहां पर अगर पारा ऑप्शन होता तो मैं पारा को लॉक करता। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? वर्षा कर लीजिएगा। किस प्रदूषण यानी कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जिससे अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन की जब बात होती है,
इन्वायरमेंट में, तो आपको याद रखना है कि SO2 वाला, HNO3 वाला पार्ट जो आपने देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा घातक है और इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक कोई पॉल्यूशन वाला कारक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? 4 ऑप्शन है, फैदम, डेसिबल, टन, किलोग्राम। 65 नंबर का दोस्तों आंसर किसके साथ जाएगा कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, जो ध्वनि प्रदूषण होता है यह एक्चुअल में डेसिबल में मापा जाता है। और फैदम आप सभी जानते होंगे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम क्या ऊंचाई को मापते हैं। जरा हमें कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए कि फैदम जो होता है वो क्या होता है। फैदम जो होता है वो क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बताइए क्या आप लॉक करेंगे? फैदम एक्चुअल में जलाशयों की गहराई की एक माप होती है जो 6 फुट की होती है। तो गहराई के मापने के लिए हम फैदम का यहां पर यूज करते हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? पुतली का फैलाव, हृदय गति में वृद्धि, रक्त नलिकाओं में सिकुड़न या उपरोक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण से एक्चुअल में पुतली का फैलाव क्या माना जा सकता है? नहीं, ध्वनि प्रदूषण से पुतली का फैलाव नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है एक्चुअल में, जब पुतली का फैलाव नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसलिए हृदय गति सबसे कारण माना है और ये आजकल के डॉक्टर भी मानते हैं। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति में वृद्धि होती है, मरता नहीं है कोई जल्दी, लेकिन हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब एक अंतिम छोर पर पहुंच जाती हैं तो हार्ट अटैक जब 3 बार से ज्यादा होता है तो फिर व्यक्ति बचता नहीं है। सबसे अधिक स्वच्छ जल, यहां सबसे कर ली, सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है? सबसे बढ़िया जल, एकदम शुद्ध जल, पीने वाला, पीने से भी अच्छा जल, बताइए आंसर क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 67 नंबर का कि सबसे अधिक स्वच्छ जल पाया जाता है 67 नंबर, तो वो होता है पोलर एवं हिम ग्लेशियर, जो कहीं ना कहीं ग्लेशियर के रूप में जमे हुए हैं। बर्फीला इलाका बहुत शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है? दोस्तों याद रखिएगा कि जब हमसे पूछता है फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली, साइलेंट वैली आपका है केरल में, फूलों की वैली है आपकी उत्तराखंड में। सिक्किम में आप सभी समझते हो कि सिक्किम की बात करी जाए तो एक सबसे जो है हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है भारत में। बताइए जो शिखर है वो कौन सा शिखर है जो सिक्किम में है? उत्तराखंड में फ्लावर्स वैली है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम है, जम्मू एंड कश्मीर में हिमेश अभ्यारण्य है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, लद्दाख क्षेत्र की बात कर रहा है। अगला, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑल एबव। तो गहरे समुद्र में अगर हम देखा जाए तो अत्यधिक मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 70 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों याद रखिएगा कि हम 70 के क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हैं और बचे हुए हैं 7 क्वेश्चन। तो उम्मीद यह है कि आज इस वीडियो को जी जान से आपने देखा होगा। बहुत कम लोग यहां तक आए होंगे, स्टार्ट तो जोश के साथ किया होगा, लेकिन बहुत जोश आधे में खत्म हो जाता है। और उन सभी बहनों से, उन सभी भाइयों से, उन सभी गृहिणियों से मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर कर लें। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? तो गिफ्ट ऑफ एशिया कहा जाता है राइस को, चावल को कहा जाता है। ठीक है, चावल को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है 71 नंबर। प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में है? प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में है? तो वो सबसे अधिक, अगर भारत मार रहे हो तो गलत है, लेकिन अमेरिका मार रहे हो तो सही है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति के लिए दैनिक ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अमेरिका मानेंगे, जबकि प्रति व्यक्ति ना होता तब क्या मारते? तब आप चाइना मारते। अगला, भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे कम मात्रा में अगर देखा जाए तो कोयला नहीं, कोयला छोटा नागपुर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झरिया क्षेत्र, रानीगंज बहुत पाया जाता है। लोहा आपने भी देखा होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के क्षेत्र आपके जम्मू कश्मीर से लेकर आपके नीचे दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, कुर्ग क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोना और अभ्रक, देखिए सोना की बात करी जाए कोलार और हट्टी की खानों में और रामगंगा की बालुओं में पाई जाती है, लेकिन ये कम क्षेत्र है। अभ्रक में भारत कहीं ना कहीं निर्भर है, इसलिए ऑप्शन सी सबसे कम मात्रा। अगला क्वेश्चन, गरीबों की लकड़ी का नाम क्या है? गरीबों का लकड़ी, गरीबों की लकड़ी होना चाहिए। गरीबों की लकड़ी जो है कौन सी है? तो गरीबों की लकड़ी साल होगी क्या? सागवान होगा? ऑप्शन सी बांस है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? नहीं, बांस जो है बहुत सस्ता हो, बहुत टिकाऊ है, और बांस दोस्तों ये गरीबों की लकड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 74 नंबर। किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर को सुरक्षित रखा गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? गिर राष्ट्रीय उद्यान,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो सबसे पहले आप ये बताओ कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा और ये कहाँ पर हैं? बेतला राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा और ये हैं कहाँ पर? देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि गिर है आपका गुजरात क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में, ठीक है। कान्हा है आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में, बेतला है आपका झारखंड क्षेत्र में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? गिर क्षेत्र चला जाएगा, यानी गिर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है। एशियाई क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। सिलिकोसिस का कारण क्या है? जैसे फ्लोरोसिस का कारण आपने फ्लोराइड देखा, ऐसे ही सिलिकोसिस का कारण क्या होगा? सिलिका होगा, एस्बेस्टॉस होगा, फिनॉल होगा या फिर ऑल एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सिलिको के साथ, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। और 76 आपके स्क्रीन पर है कि जठरांत्र संबंधी रोग का कारण क्या है? जठरांत्र संबंधी रोग का कारण क्या है? तो जठरांत्र होता है जठराग्नि और वो होता है, रिलेट करता है वाटर पोल्यूशन से। तो वाटर पोल्यूशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, और ये रहा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 77। पुनर्जीवित ना होने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पुनर्जीवित ना होने वाला ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है कि जो पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। पवन ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है, सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, कोयला को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोलियम है, खत्म होगा ही होगा। ये क्या है? जीवाश्म है। डीजल है, ये क्या है? जीवाश्म है। तो ये क्या है दोस्तों? मैं कह सकता हूं यहां पर ये नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक दिन खत्म हुए तो खत्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, ए को लॉक किया जाए। चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, अब मैंने दम लगा दी। इस वीडियो में 77 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थे और उम्मीद ये करता हूं कि वीडियो आपके लिए 4 चांद लगाने में काफ़ी सफल होगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड। PDF को प्राप्त करने के लिए आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम, ऐसा लोगो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, 5 मित्रों को, 5 बहनों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और ऐसे ही स्वस्थ रहिएगा।